दोस्तों, एक लड़का जेल में बंद था और उसको फांसी की सजा होनी थी। तभी जेलर साहब उस लड़के के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, हम लोग तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, वो लड़का हाथ जोड़कर जेलर साहब से कहता है कि अगर आप लोग मेरी अंतिम इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप लोग मेरी पत्नी को बुला दीजिए। मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं, उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, जेलर साहब उस लड़के की बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेलर साहब 20 सालों से उस जेल के अंदर नौकरी कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला उनके पास आया था कि कोई भी कैदी मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात जेल के अंदर बिताना चाहता हो। दोस्तों, जेलर साहब ने उस लड़के से वादा तो कर दिया था कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर जाएगी, लेकिन वो सोच रहे थे कि उस लड़के की अंतिम इच्छा को पूरा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये मामला बड़ा अजीब सा था। दोस्तों, जेलर साहब फिर सोचते हैं कि जब हर इंसान की इच्छा मरने से पहले पूरी की जाती है, तो अगर इसकी आखिरी इच्छा अपने पत्नी से मिलने की है तो इसकी भी आखिरी इच्छा जरूर पूरा करना चाहिए। दोस्तों, जेलर साहब उस लड़के की बातों को मान जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि इस लड़के के पत्नी को बुलाया जाए। जब उस लड़के की पत्नी आती है, दोस्तों वो लड़की जेलर साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, वो लड़की जब अपने पति से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है और जब दोनों लोग जेल के अंदर पूरी रात गुजारते हैं तो उस रात जेल के अंदर कुछ ऐसा हादसा होता है जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, उस जेल के अंदर कुछ ऐसा अजीबोगरीब हादसा हुआ था जिसकी वजह से लड़के की जो फांसी है वो टल जाती है और उस लड़के की जगह पर किसी और लड़के को फांसी दी जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 10 मिनट समय निकालकर आप लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है अलीगढ़ की जो आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम शमशेर होता है। दोस्तों, दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ खेलते भी थे और एक साथ पढ़ाई भी करते थे। यहां तक कि पढ़ाई करने के बाद जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो दोनों एक ही कंपनी में काम भी करते थे। लेकिन दोनों जिस कंपनी में काम करते थे दोस्तों, उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम रश्मि था। दोस्तों, रश्मि जो थी वो सुबोध को बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत ज्यादा चाहती थी। लेकिन सुबोध की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और सुबोध के बच्चे भी थे। ये बात रश्मि को पता नहीं था कि सुबोध की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। दोस्तों, रश्मि सुबोध से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कभी भी सुबोध को नहीं बताई थी कि वो सुबोध को चाहती है। दोस्तों, सुबोध और शमशेर दोनों कंपनी में काम करने जाते थे और रश्मि भी इन दोनों के साथ साथ काम में व्यस्त रहती थी। जब कंपनी में लंच का टाइम होता था, जब लंच का छुट्टी होता था, तब सुबोध और शमशेर और रश्मि तीनों लोग बैठकर एक साथ अपना अपना लंच करते थे। लेकिन एक दिन जो शमशेर था वो अपने दोस्त सुबोध से कहता है कि मुझे रश्मि का नंबर चाहिए, मुझे रश्मि बहुत अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों, जो सुबोध था वो शमशेर को नंबर देने से मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों रश्मि सुबोध की बहुत अच्छी दोस्त थी और सुबोध रश्मि के साथ गलत होते हुए नहीं देखना चाहता था। जो शमशेर था वो रश्मि से प्यार नहीं करता था, बल्कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए रश्मि का फोन नंबर मांग रहा था। दोस्तों, उस दिन सुबोध शमशेर को नंबर देने से मना कर देता है, जिस वजह से शमशेर जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुबोध से कहता है कि देखो, मुझे तुमसे नंबर नहीं चाहिए, मैं खुद रश्मि से नंबर मांग लूंगा। दोस्तों, उस दिन दोनों के बीच में थोड़ा सा विवाद होता है, लेकिन जो झगड़ा है वो शांत हो जाता है। लेकिन रश्मि को इस बात की भनक नहीं थी कि शमशेर सुबोध से उसका नंबर मांग रहा था, उससे बात करना चाहता है। दोस्तों, जब शमशेर और सुबोध के बीच में विवाद हुआ तो विवाद होने के बाद शमशेर और सुबोध दोनों अपने रूम पर चले गए। दरअसल दोस्तों, जो शमशेर और सुबोध थे दोनों तो दोस्त थे ही, लेकिन दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते थे। लेकिन उस दिन के बाद से शमशेर और सुबोध के बीच में नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई थी और हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर सुबोध के बीच में और शमशेर के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। दोस्तों, सुबोध जानता था कि अगर रश्मि का नंबर मैं शमशेर को दे दूंगा तो रश्मि की जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सुबोध हर लड़की को यूज करके छोड़ देता था। यही सब सोचकर सुबोध शमशेर को रश्मि का नंबर नहीं दिया था। लेकिन एक दिन दोस्तों, शमशेर अपने रूम पर अकेले था और सुबोध जो था वो मार्केट सब्जी वगैरह खरीदने के लिए गया था। तभी जो रश्मि थी वो सुबोध से मिलने के लिए उसको रूम पर आ जाती है। तभी शमशेर रश्मि को अपने रूम के अंदर बैठाता है और कहता है
कि देखो जो सुबोध है वो मार्केट गया सब्जी खरीदने के लिए, कुछ देर बाद आ जाएगा। दोस्तों शमशेर उस दिन सोच रहा था कि आज सही मौका मिला है उसको रश्मि से बात करने का। दोस्तों शमशेर रश्मि से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मुझे तुमसे बात करना है। लेकिन दोस्तों रश्मि जो थी वो शमशेर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुमको अपना भाई मानती हूं, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो रश्मि थी वो सुबोध को प्यार करती थी और ये बात शमशेर को पता नहीं था। दोस्तों जब शमशेर रश्मि की बातों को सुनता है तब शमशेर को ऐसा लगता है कि रश्मि उसके बातों में नहीं आएगी। तब शमशेर अपने रूम का दरवाजा बंद करके रश्मि के साथ गलत गलत काम करता है। दोस्तों शमशेर रश्मि के साथ जबरदस्ती ना चाहते हुए शारीरिक संबंध बनाता है। जब रश्मि उसका विरोध करती है तब शमशेर रश्मि की बहुत ज्यादा पिटाई करता है, इस कदर पिटाई करता है कि रश्मि की मौत हो जाती है। दोस्तों शमशेर रश्मि को मारने के बाद बिस्तर पर लिटा देता है जिस बिस्तर पर सुबोध सोया करता था। दोस्तों शमशेर वहां से उसको लिटाने के बाद तुरंत वहां से भाग जाता है और पुलिस वालों को फोन करके कहता है कि फलाना जगह पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है और उसका बॉयफ्रेंड ही उसको मार दिया है। दोस्तों जब पुलिस वालों को इस बात की भनक लगती है, जब खबर मिलती है तो तुरंत मौके पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि सुबोध उस रूम में खड़ा है। दोस्तों जब शमशेर रश्मि को मारकर वहां से भाग गया था तो उसके कुछ देर बाद सुबोध भी अपने रूम पर आ गया था। जब पुलिस वाले सुबोध को और रश्मि को एक ही रूम में देखते हैं तो दोस्तों सुबोध को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद रश्मि के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घटना स्थल पर सुबोध मौजूद था, इसलिए सुबोध को ही पकड़ा गया था और सुबोध को ही आरोपी मानकर उसी को दोस्तों जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो शमशेर था वो पहले ही पुलिस वालों को फोन करके बता दिया था कि उसी का जो बॉयफ्रेंड है उसको मार दिया है। हालांकि दोस्तों सुबोध की रश्मि गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बस उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले सुबोध को गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जब रश्मि का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों को मिलता है तो उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि रश्मि का बलात्कार किया गया है और उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया है। दोस्तों जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तब सुबोध के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और सभी लोग जज साहब से विनती करते हैं कि सुबोध को फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि दोस्तों जो रश्मि के साथ हुआ था वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसीलिए सुबोध को फांसी की सजा देना जरूरी था। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, जज साहब सुबोध को फांसी की सजा सुना देते हैं। क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों ने जो सबूत जज साहब के सामने पेश किया था उस सबूत से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि सुबोध ही रश्मि को मारा है। दोस्तों सुबोध भी जज साहब के सामने कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप खड़ा था। उसके बाद सुबोध को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जेल के अंदर सुबोध के परिवार वाले भी उससे मिलने के लिए कई दिनों तक आते रहते हैं, लेकिन कभी भी सुबोध अपने परिवार वालों से नहीं मिलता है। दोस्तों शायद उसको किसी बात का सदमा लग गया था। दोस्तों सुबोध को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रश्मि को कौन मारा है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और फांसी की जो तारीख है वो भी नजदीक आ रही थी। सुबोध की पत्नी, सुबोध के घर वाले एकदम से टूट चुके थे। लेकिन दोस्तों फांसी देने से 2 दिन पहले जेलर साहब सुबोध के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। सुबोध से कहते हैं कि मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, उसको जरूर पूरा किया जाएगा। दोस्तों सुबोध जो था वो जेलर साहब से कुछ नहीं बोला था, चुपचाप बैठकर जेलर साहब का चेहरा देख रहा था, कुछ बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन जेलर साहब बहुत कोशिश करते हैं सुबोध से बातचीत करने के लिए। तब सुबोध जेलर साहब से कहता है कि साहब मैं मरने से पहले अपनी पत्नी से कुछ बात करना चाहता हूं और मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, अगर आप मेरी पत्नी को जेल के अंदर भेज देंगे तो। दोस्तों जेलर साहब जब सुबोध की बातों को सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जेलर साहब 20 सालों से वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई कैदी अपनी आखिरी इच्छा में अपनी पत्नी के साथ रात बिताने के लिए कहा हो। दोस्तों कुछ देर जेलर साहब भी सोच में पड़ जाते हैं और कुछ अधिकारियों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद सुबोध से कहते हैं कि ठीक है, जैसे सबकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ठीक वैसे ही तुम्हारी भी आखिरी इच्छा को पूरी की जाएगी। दोस्तों जेलर साहब की बातों को सुनकर सुबोध बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे पर कई महीने बाद मुस्कुराहट आई हो। दोस्तों जेलर साहब कुछ सिपाहियों को सुबोध की पत्नी को लाने के लिए भेज देते हैं। जब सुबोध की पत्नी आती है तब जेलर साहब उसकी पत्नी से कहते हैं कि देखो 2 दिन बाद सुबोध को फांसी होनी है, लेकिन सुबोध की आखिरी इच्छा थी कि वो तुमसे मिले और तुमसे बात करे। दोस्तों जो सुबोध की पत्नी
थी वो जेलर साहब को देखती है और जेलर साहब के सामने ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और जेलर साहब से कहती है कि साहब हमारे पति की कोई गलती नहीं है, हमारे पति ने ऐसा काम किया ही नहीं है, वो कभी किसी को मार ही नहीं सकते हैं, आप लोग उसको माफ कर दीजिए, आप लोग उनको फांसी मत दीजिए। दोस्तों सुबोध की पत्नी जब जेलर साहब के सामने रो रही थी तो जेलर साहब के आंखों में भी आंसू आ गए थे। कुछ देर बाद सुबोध को उसकी पत्नी से मिलवा दिया जाता है। दोस्तों अब दोनों लोग एक ही जेल के अंदर, एक ही बैरक के अंदर बंद थे, लेकिन उस दिन जेलर साहब सुबोध की कमरे में चारों तरफ कैमरा लगवा दिए थे और ऑडियो माइक लगवा दिए थे, क्योंकि जेलर साहब सोच रहे थे कि शायद सुबोध अपनी पत्नी से कोई ऐसी बात बताएगा, कोई ऐसी बात करेगा जिसके जरिए उनको कोई सुराग मिल जाएगा। दोस्तों सुबोध और उसकी पत्नी दोनों जेल के अंदर बंद थे और जो भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें जेलर साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर सुन रहे थे। सुबोध की पत्नी सुबोध को गले लगाकर जोर जोर से रो रही थी। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन जब सुबोध की पत्नी सुबोध से पूछती है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जिस वजह से तुमको जेल के अंदर डाल दिया गया है, तब सुबोध अपनी पत्नी से बताता है कि मैं उस दिन बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गया था, लेकिन जब मैं अपने कमरे पर आया तो मैं रश्मि को पहले से ही बेड पर मरा हुआ पाया। यह सब देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और मैं भी सोच रहा था कि आखिरकार कोई रश्मि के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है और ये कौन है जो रश्मि के साथ ऐसा किया है। तब तक वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और फिर मुझे जेल के अंदर डाल दिया। मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन शमशेर रूम के अंदर था और उसी ने रश्मि के साथ गलत किया है, क्योंकि शमशेर कई बार मुझसे रश्मि का फोन नंबर मांगता था। शमशेर मुझसे कहता भी था कि मैं रश्मि से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे पता था कि जो शमशेर है वो रश्मि से प्यार नहीं करता है, बस वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता है रश्मि के साथ, इसलिए मैंने रश्मि का नंबर शमशेर को नहीं दिया। दोस्तों सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे धोखे से इस केस में फंसाया गया है, लेकिन अगर भगवान की यही इच्छा है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। दोस्तों सुबोध और सुबोध की पत्नी दोनों लोग जेल के बैरक में बैठ के बातचीत कर रहे थे और उनकी सारी जो बातें हैं वो जेलर साहब कुर्सी पर बैठकर सुन रहे थे और जेलर साहब के साथ साथ वहां पर जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, वो सभी लोग सुबोध और उसकी पत्नी को बातों को सुन रहे थे। जब पुलिस वालों को और जेलर साहब को पता चला कि सुबोध निर्दोष है और उसकी कोई गलती नहीं है तो दोस्तों जेल के अंदर एकदम से हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं, सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। दोस्तों किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सभी लोग यही सोच रहे थे कि 2 दिन बाद सुबोध को फांसी होनी है और आज पता चला है कि सुबोध निर्दोष है, उसको कैसे बचाया जाए। यही सब बात सोचकर जेलर साहब उस जेल के अंदर जितने भी कर्मचारी थे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दोस्तों जेलर साहब तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को फोन करते हैं और पूरी कहानी उनको बताते हैं। दोस्तों जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे वो लोग जज साहब से विनती करते हैं, तो जो जज साहब थे वो जज साहब पूरी कहानी सुनते हैं तो पुलिस वालों से कहते हैं कि फांसी की सजा मैं नहीं टाल सकता हूं, लेकिन अगर जो गुनहगार है उसको पकड़ लिया जाए तो उसी दिन उसी डेट पर उस गुनहगार को सजा दी जाएगी। दोस्तों अब जेलर साहब अपने मुखबिरों को चारों तरफ लगा देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं और थाने में भी शमशेर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों पुलिस वाले 2 दिन से पहले ही शमशेर को गिरफ्तार कर लेते हैं और जिस दिन सुबोध को फांसी होनी थी ठीक उसी दिन शमशेर को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप लोग किसी के साथ भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा, लेकिन अगर आप लोग दूसरों के साथ गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन आपके साथ भी गलत जरूर होगा। दोस्तों शमशेर ने जो किया था उसकी गलती की सजा उसको मिल गई, लेकिन जब सुबोध को जेल से रिहा कर दिया गया तब सुबोध जो है वो जेलर साहब से पूछता है कि साहब आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब दोस्तों जो जेलर साहब थे वो सुबोध से कहते हैं कि उस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ उस रूम के अंदर जेल के अंदर बात कर रहे थे तो तुम्हारी सारी बातों को हम लोग सुन रहे थे और हम लोग को पता चल गया कि तुम इस घटना में निर्दोष हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों जो सुबोध था वो जेलर साहब के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। जेलर साहब से कहता है कि साहब मैं आपका ये एहसान कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। दोस्तों उस दिन सुबोध की पत्नी भी जेलर साहब के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। दोस्तों सुबोध की जो पत्नी थी वो जेलर साहब से कहती है कि जेलर साहब आपने मेरे सुहाग को बचा लिया। जेलर साहब भी जो सुबोध थे और उसकी जो पत्नी थी दोनों से माफी मांगते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से सुबोध और सुबोध की पत्नी अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों सुबोध के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, एकदम से टूट चुके थे। उन्होंने इस चीज को मान लिया था कि सुबोध को अब फांसी
हो जाएगी उसको फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन जैसे ही जेल से छूटकर सुबोध अपने घर पर जाता है तो सुबोध के घर वाले सुबोध को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुबोध जेल से बाहर निकल गया है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला था, लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इस कहानी को रखना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं हमेशा झूठी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा और आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं सच्ची घटनाएं सुनाता हूं आप लोग को, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं कि यह सच्ची घटना है। लेकिन जो घटनाएं काल्पनिक होती हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख देता हूं कि इस घटना के बारे में आप लोग ज्यादा मत सोचिएगा, घटना काल्पनिक है। लेकिन अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि थंबनेल देखकर आप लोग कमेंट मत किया करिए। जब आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा वीडियो समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।